हेलो टू एवरीबॉडी। राजस्थान स्कूल जालपाड़ी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, मैग्नेटिज्म, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड पढ़ने से पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़ाया था उसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। हमने मैग्नेटिज्म बोले तो चुंबक तो स्टार्ट किया, उसमें हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली जो ज़्यादा काम की भी नहीं है। अगर ध्यान में रखना चाहो तो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो भी कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में हमने चुंबक के प्रकार पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें पढ़ा था कि चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होगी उसको प्राकृतिक चुंबक कहेंगे, कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होगी उसको कृत्रिम चुंबक कहेंगे। फिर हमने कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार पढ़ लिए थे। कृत्रिम चुंबक भी हमारे पास दो प्रकार की थी, एक थी स्थायी चुंबक और दूसरी थी अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वो थी जिसका चुंबक तो लंबे समय तक उपस्थित रहता है और जिसके चुंबक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक में था कि जिसका चुंबक तो लंबे समय तक उपस्थित नहीं रहता है और जिसके चुंबक को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, वो अस्थायी चुंबक थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाई जाती है और अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाई जाती है। स्थायी चुंबक बनाई गई थी बेटा जी कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन या फिर मिश्र धातु एल्निको। और अस्थायी चुंबक बनाई गई थी हमारे पास नरम लोहा और नरम स्टील के द्वारा। आज हम पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम छड़ चुंबक के प्रकार, छड़ चुंबक के गुणधर्म, जिसमें हमने ये पहला गुणधर्म जो आकर्षण प्रवृत्ति थी ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें यह था हमारे पास कि हमारे पास ये कोई छड़ चुंबक है जिसका ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। अब इसके पास हम कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ लेके आएंगे, यानी कि यूँ कहें कि लोहे का बुरादा लेके आएंगे। तो लोहे का बुरादा देखो, इसके जो सिरे थे या फिर ध्रुव थे, ध्रुवों पर तो लोहे का बुरादा अधिक चिपक रहा था और इसके बीच में लोहे का बुरादा कम चिपक रहा था। ये पढ़ लिया था हमने। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि छड़ चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है और छड़ चुंबक के बीच में आकर्षण की प्रवृत्ति कम होती है। फिर दूसरा पढ़ा था हमने दिशा निर्देशन। दिशा निर्देशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास छड़ चुंबक है, उस छड़ चुंबक को अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। जैसे हमारे पास ये छड़ चुंबक ले लिया हमने, अब इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे, यहाँ बीच में से स्वतंत्रतापूर्वक ये लटकाएंगे तो ये पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरेगी। छड़ चुंबक का जो ध्रुव है भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है उसको छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और छड़ चुंबक का जो ध्रुव है भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है उसको छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी कि भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरने वाला हो गया उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरने वाला हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ध्रुवों के मध्य, तीसरा इसका कैरेक्टर था ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति, ये पढ़ा था हमने। ये आकर्षण प्रवृत्ति हो गई, दिशा निर्देशन हो गया, ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति, ये पढ़ा था हमने। ये तो आप पहले से भी जानते हो, जैसे आप स्थिर विद्युतिकी में पढ़ के आए हो कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वैसा ही यहाँ हो जाएगा। समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान ध्रुव का मतलब जैसे हमने ये ले लिया एन पोल और दूसरा भी ले लिया एन पोल, इनकी समान ध्रुव हो गया, इनके मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ऐसे ही हमने ले लिया एस पोल और दूसरा भी ले लिया एस पोल, ये भी समान प्रकृति होगी तो इनमें भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विपरीत ध्रुव बोले तो जैसे हमने ले लिया एक तो एन पोल ले लिया और एक एस पोल ले लिया, ये विपरीत प्रकृति होगी तो ये इनके मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ये हमने इतना था पढ़ लिया था। आगे बात करें चौथे कैरेक्टर की, यह है युग्म या जोड़े में उपस्थिति। युग्म या जोड़े में उपस्थिति छड़ चुंबक का कहें या फिर यूँ कहें कि चुंबक का शानदार कैरेक्टर है युग्म या जोड़े में उपस्थिति। देखो क्या है इसमें, युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। इसका मतलब ये है बेटा जी, आपके पास कोई भी चुंबक है या फिर यूँ कहें कि छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, दोनों ध्रुव सदैव युग्म या जोड़े में उपस्थित होंगे। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्म या जोड़े में उपस्थित होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमारे पास कोई मान लो चुंबक है और उसका यूँ कहें कि एन पोल है, एन पोल है मतलब उसका एस पोल भी हो गई। ऐसा नहीं होगा कि कोई चुंबक है उसका हमारे पास केवल एक एन पोल पाया जा रहा है या फिर यूँ कहें कि केवल एक एस पोल पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। छड़ चुंबक है यानी कि चुंबक है तो उसके दोनों ध्रुव होंगे ही होंगे।
ऐसा नहीं होगा कि केवल छड़ चुंबक का एक अकेला ध्रुव पाया जा रहा है, केवल एन पोल पाया जा रहा है या फिर केवल एस पोल पाया जा रहा है। या फिर यूँ कहें, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकृति युग्म या जोड़े में उपस्थिति को यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकृति में अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकृति में अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि दुनिया, इसको यूँ पढ़ें कि ये दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा हो गया। क्या हो गया? दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा हो गया, ये अटूट जोड़ा। यानी कि इस जोड़े को तोड़ा नहीं जा सकता है। दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा है, इस जोड़े को तोड़ा नहीं जा सकता है। जबकि आपने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था, स्थिर वैद्युतिकी में तो क्या था कि अकेले आवेश का अस्तित्व संभव है। यानी कि अकेला प्लस क्यों आवेश पाया जा सकता है, अकेला माइनस क्यों आवेश भी पाया जा सकता है, और प्लस और माइनस हाथ भी पाए जा सकते हैं। यानी कि ये प्लस क्यों और ये माइनस क्यों। या तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं होगा। चुंबक है तो उसके दोनों ध्रुव साथ पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चुंबक का केवल अकेला ध्रुव पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा हो गया। अगर आप जितना जोर लगाना उतना जोर लगा लेना, लेकिन छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे। यानी कि जिएंगे तो भी साथ ही जिएंगे और मरेंगे तो भी साथ ही मरेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पढ़ते हैं, ये हमने छड़ चुंबक लिया, ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया, दोनों ध्रुव पाए जा रहे हैं। अब आप चाहो कि इसको बीच में से तोड़ दें, इसको बीच में से तोड़ दें, ये बीच में से इसको तोड़ दिया गया, बीच में से तोड़ दिया गया तो क्या हो गया, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो चुंबक बन गई। अब देखो इधर एन पोल था तो ये एन पोल, इधर एस पोल था तो ये एस पोल। अब देखो ये इधर एस पोल है तो यहाँ एन पोल डेराइव हो जाएगा, इधर एन पोल है तो यहाँ एस पोल डेराइव हो जाएगा। दोनों ध्रुव वापस से साथ साथ है। अब चाहो इसको और तोड़ें, ये लो इसको और तोड़ दो, यानी कि जितनी तोड़ना हो उतना तोड़ लेना इसको, लेकिन इसके दोनों ध्रुव साथ साथ पाए जाएंगे। इसको तोड़ा तो ये यहाँ एन हो गया, इसको दो में तोड़ दिया, ये लो दो में तोड़ दिया, एक इसका टुकड़ा ये हो गया और दूसरा इसका टुकड़ा ये हो गया। इसी को तोड़ रहा हूँ, ये यहाँ हो गया एस पोल। अब यहाँ एस आ गया तो यहाँ पे एन ऑटोमेटिकली डेराइव हो जाएगा, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस डेराइव हो जाएगा। यानी कि चुंबक को जितना तोड़ना हो उतना तोड़ लेना, इसके दोनों ध्रुव एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे। यानी कि छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा साथ पाए जाएंगे। ये इसका कैरेक्टर हो गया युग्म या जोड़े में उपस्थिति। यानी कि प्रकृति में अकेले चुंबक के ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा हो गया। आपसे पूछे कि दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा, तो क्या आंसर क्या आएगा? छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव है। दुनिया का एकमात्र अटूट जोड़ा, आंसर क्या आएगा? छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव है। इसका कैरेक्टर हो गया। अगले कैरेक्टर की बात करें, अगला है हमारे पास विचुंबकन। विचुंबकन, देखो चुंबकन का मतलब क्या हो गया कि उसमें चुंबक के गुण डालना, और विचुंबकन का मतलब हो गया कि चुंबक के गुण हटाना। जैसे हमारे पास ये छड़ चुंबक है, या फिर भाई हम छड़ चुंबक हमने पढ़ रहे हैं इसलिए छड़ चुंबक बोल रहा हूँ, नहीं था कोई सी भी चुंबक हो, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। अब इस चुंबक को अगर आप ऊपर से गिराओगे या फिर इसको गर्म करोगे या फिर इसको पीटोगे तो ये जो चुंबक है अपने गुण खो देगा, ये चुंबक अपने गुण खो देगा, जिसको कहा जाएगा विचुंबकन। यानी कि छड़ चुंबक को पीटने पर, गर्म करने पर या फिर ऊपर से गिराने पर यह अपने चुंबक के गुण खो देता है, जिसको विचुंबकन कहा जाता है। ये हो गया विचुंबकन। नाम से काम है विचुंबकन। चुंबकन का मतलब चुंबक के गुण डालना और विचुंबकन का मतलब चुंबक के गुण हटाना। अगला कैरेक्टर, अगला है चुंबकीय प्रेरण। देखो चुंबकीय प्रेरण क्या है? नाम से काम है प्रेरण, यानी कि प्रेरणा लेना। जैसे समझे एग्जाम्पल के लिए, ये एक लड़का है, ये इंटेलिजेंट है मान लो। अब इसके पास कोई दूसरा लड़का बैठता है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये होशियार है, होशियार है। तो ये कमज़ोर लड़का क्या करेगा? इस होशियार लड़के को देख देख के प्रेरित हो जाएगा, देख देख के क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। यानी कि ये भी होशियार हो जाएगा, यानी कि इसका कुछ तो असर आ जाएगा इसके ऊपर। ये बिल्कुल कमज़ोर था, ये होशियार लड़के के पास बैठता है तो ये भी थोड़ा होशियार हो जाएगा, ये प्रेरण हो गया। ऐसे ही इसमें पाया जाएगा कि जैसे हमने ये ले ली छड़ चुंबक, ये ले ली छड़ चुंबक, ये लो छड़ चुंबक का मान लो जैसे मैंने एन पोल ले लिया,
अब आप कहोगे सर कि थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव साथ पाए जाएंगे, यानी कि प्रकृति में अकेले ध्रुवों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब तो आप अकेला एन पोल बना रहे हो। देखो मैंने इसको यहाँ से खुला छोड़ा है, यानी कि इधर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका इधर एस पोल है। कौन सा पोल है? एस पोल है। मैं ये लो एन पोल ले रहा हूँ, इधर से ओपन छोड़ रखा है, मतलब आगे इधर इसका एस पोल है। अब इसके पास है कोई लोहे की छड़ लेके आएंगे, ये लो सारी लोहे की छड़ रख दी हमने, तो ये लोहे की छड़ भी क्या हो जाएगी? चुंबकित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुंबकित हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा? चुंबकीय प्रेरण कहा जाएगा। अब चुंबकित कैसे होगी? देखो अब ये लोहे की छड़ थी, तो अब इस चुंबक के पास वाला सिरा यहाँ पे अपोजिट ध्रुव आता है। जैसे यहाँ पे एन पोल लेके आए थे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एस पोल और यहाँ पे आ जाएगा एन पोल। या फिर यूँ कहें कि जैसे मान लो हमने चुंबक का यहाँ पे ये एस पोल लिया था, अब इसके पास है ये लोहे की छड़ रख दी, तो अब यहाँ पर भी प्रेरण होगा। तो यहाँ एस है तो ये जो एस के पास वाला सिरा यहाँ पे ये एन बनेगा, यानी कि विपरीत ध्रुव बनता है। एस है तो एन बनेगा और एन है तो एस बनेगा। अब ये एस के पास ये एन बन गया और आगे यहाँ पे क्या बन जाएगा? वापस एस बन जाएगा। भाई दोनों ध्रुव एन और एस हो गए, तो एस के पास वाला एन हो गया, दूसरा पे क्या बच गया? एस हो गया। ये हो गया चुंबकीय प्रेरण। अगला है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष देखो, ये छड़ चुंबक हमारे पास, ये इसका एन सिरा, ये इसका एस सिरा। तो चुंबकीय अक्ष क्या होगी? किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये लो छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या हो गई? चुंबकीय अक्ष हो गई। चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष हो गई, यानी किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अगला कैरेक्टर, अगला है चुंबकीय याम्योत्तर। ये चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर दोनों शानदार टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक एक नंबर कई बार पूछ लेता है कि चुंबकीय याम्योत्तर को परिभाषित करो या फिर भौगोलिक याम्योत्तर को परिभाषित करो। पढ़ते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। अब देखो चुंबकीय याम्योत्तर पढ़ते हैं। ये छड़ चुंबक ले लिया, ये लो, ये इसका एन पोल हो गया, ये इसको एस पोल हो गया, ये इसकी हो गई चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, चुंबकीय याम्योत्तर को बोल रहा हूँ, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष, छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक या फिर चुंबकीय सुई, मैं छड़ चुंबक पढ़ रहे थे इसलिए बार बार छड़ चुंबक बोल रहा हूँ। तो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये लो साय ऊर्ध्वाधर तल, ये ऊर्ध्वाधर तल, ये ऊर्ध्वाधर तल, ये हो गया हमारे पास है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, ये लो। तो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। इसको यूँ समझो, देखो ये हमारे पास छड़ चुंबक थी, इसको हमने स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी, ये लो शायद स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी, तो ये इसकी हो गई चुंबकीय अक्ष। ये क्या हो गई? इसकी चुंबकीय अक्ष। अब ये चुंबकीय अक्ष हो गई, इनकी ये जैसे एक पोल एन पोल इधर होगा, एस पोल इधर होगा, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा जो क्या हो जाएगी? वो चुंबकीय अक्ष हो जाएगी। तो चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, देखो चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरना चाहिए, ये लो चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजर गया, ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। ऐसा नहीं बना सकते कि ये बना दिया, ये तो अक्ष के लंबवत जा रहा है, अक्ष के लंबवत जा रहा है, ये अक्ष में से होकर गुजरना चाहिए। देखो ऊर्ध्वाधर तल ये भी है और ऊर्ध्वाधर ये भी है, लेकिन चुंबकीय अक्ष में से होकर ये गुजर रहा है, ये चुंबकीय अक्ष में से होकर नहीं गुजरा, चुंबकीय अक्ष को काटता हुआ यानी कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत हो गया ये, तो चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरना चाहिए और ये ऊर्ध्वाधर तल होना चाहिए, ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। ये छड़ चुंबक थी, इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया गया, एन पोल ये हो गया और एस पोल ये हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली क्या हो गई? चुंबकीय अक्ष हो गई।
अब चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये लो चुंबकीय अक्ष में से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। ऐसे नहीं बना देना इसको कि ये चुंबकीय याम्योत्तर हो गया, ये अक्ष में से होकर नहीं गुजर रहा है, ये अक्ष में से होकर गुजर रहा है, ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। ऐसे ही अगला भौगोलिक याम्योत्तर है। तो भौगोलिक याम्योत्तर पृथ्वी के लिए है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। कैसे देखो कि जैसे पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव इधर है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इधर है, ये रेखा हो गई, इसको मिलाने वाली अक्ष हो गई ये रेखा कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और इधर है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गई इसको पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष हो गई है। अब इस अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये लो साई, ये ऊर्ध्वाधर तल वही यहाँ होगा। ऐसा नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं बना सकते, ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर। बोर्ड पे बनाना हो तो बोर्ड पे ऐसे बना देंगे कि ये मान लो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली ये हो गई चुंबकीय अक्ष। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष हो गई है, ये लो ये अक्ष हो गई। इस अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल ये हो गया। इसको क्या कह देंगे, अब कह देंगे भौगोलिक याम्योत्तर। भाई चुंबकीय याम्योत्तर बोल रहा है तो छठ चुंबक के लिए आ जाएगा, और भौगोलिक याम्योत्तर बोल रहा है तो पृथ्वी के लिए आ जाएगा। ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर, ये भौगोलिक याम्योत्तर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार दोबारा बोल देता हूँ दोनों को, चुंबकीय याम्योत्तर को दोबारा बोल रहा हूँ मैं। चुंबकीय याम्योत्तर, ये हमारे पास कोई छठ चुंबक है, इसको सावधानतापूर्वक हमने लटका दिया, इसका एन पोल, एक पोल इधर हो गया और एक पोल इधर हो गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, चुंबकीय अक्ष हो गई। अब इस चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये तो क्या हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। यानी किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। और भौगोलिक याम्योत्तर की बात करें तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष में से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। अगला कैरेक्टर, अगला है चुंबक व लोहे में विभेद का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। यानी कि अगर आपको चुंबक और लोहे में विभेद करना है तो इसका सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण है। यानी कि आकर्षण से आप सही नहीं बता पाओगे, इसको प्रतिकर्षण से बताना पड़ेगा। यानी कि चुंबक व लोहे में विभेद का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। देखो देखते हैं, ये हमने ली छड़ चुंबक, ये इसका हो गया एन पोल, ये इसका हो गया एस पोल, ये हो गया केस फर्स्ट। सेकेंड टाइम हमने एक छड़ चुंबक बोल ली, ये एन पोल और ये एस पोल, ये हो गया केस सेकेंड। अब हमने दो नमूने लिए, ये लो नमूना फर्स्ट और इधर ले लिया नमूना सेकेंड। फर्स्ट और ये ले लिया नमूना सेकेंड। हाँ, यानी कि हमें बताना है कि नमूना फर्स्ट लोहा है या चुंबक है और नमूना सेकेंड भी लोहा है या चुंबक है। अब हमने नमूने का ये वाला सिरा फिक्स कर लिया, इधर इधर भी इस ये वाला सिरा फिक्स कर लिया। अब देखना, अब माना कि नमूना फर्स्ट है ना, वो माना ये लोहा है, क्या है ये लोहा है, माना नमूना फर्स्ट क्या है, लोहा है। तो अब लोहे के इस वाले सिरे को, अब आप जानते हो कि छड़ चुंबक है वो लोहे को, छड़ चुंबक का एन पोल भी लोहे को आकर्षित करता है और एस पोल भी लोहे को आकर्षित करता है। तो ये वाला यहाँ लेके आऊँगा मैं, तो क्या होगा आकर्षण, क्या होगा आकर्षण। और अगर ये वाला सिरा यहाँ लेके आऊँगा तो भी क्या होगा आकर्षण, क्या हो गया आकर्षण। अब माना नमूना सेकंड क्या है, माना ये चुंबक है, क्या ये चुंबक है,
और चुंबक है तो चुंबक का ये सिरा हमने फिक्स किया है, और चुंबक में 2 ध्रुव होंगे, एक तो एस पोल हो जाएगा और एक एन पोल हो जाएगा। भाई चुंबक है, चुंबक के 2 ध्रुव होंगे, एक एस पोल और एक एन पोल। अब माना इस वाले सिरे को यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो गया, आकर्षण। ये क्या हो गया, आकर्षण। और इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, भाई एस और एन और एस में विपरीत ध्रुव हो गए, इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण। और एस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण हो गया। अब देखो लोहे का सिरा था, उसको एन छड़ चुंबक के एन पोल के पास लेके जाओगे तो भी आकर्षण होगा, और एस पोल के पास लेके जाओगे तो भी आकर्षण होगा। और चुंबक है, चुंबक का जैसे 2 ध्रुव होंगे, इसमें से एक हमने ये वाला फिक्स कर लिया कि इसको लेके जाएंगे, जैसे उस वहाँ पर भी एक ही सिरे को लेके गए थे, वैसे ही यहाँ इस वाले सिरे को लेके जाएंगे। तो अब ये माना कि एस पोल है तो यहाँ लेके जाएंगे तो ये आकर्षण हो जाएगा, और यहाँ लेके जाएंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब देखो कि हमें माना पता नहीं था कि ये तो क्या चुंबक थी, क्या थी, और इसका भी हमें पता नहीं था ये लोहा था क्या था। अब देखो नमूना फर्स्ट, इसको यहाँ लेके गए आकर्षण हो गया, और यहाँ लेके गए तो भी आकर्षण हो गया। इसको यहाँ लेके गए आकर्षण हो गया, और यहाँ लेके गए प्रतिकर्षण हो गया। देखो 3 केस में आकर्षण हुआ, यहाँ आकर्षण हो गया, यहाँ आकर्षण हो गया, और यहाँ आकर्षण हो गया। तो इस वाले आकर्षण से देखना कि मान लो कि यहाँ आकर्षण हुआ, यहाँ आकर्षण हो गया, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये लोहा था या फिर चुंबक थी। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर लोहा था तो यहाँ आकर्षण होगा ही होगा, और अगर चुंबक थी, मान लो कि ये चुंबक थी, तो हो सकता है कि चुंबक का यहाँ एस पोल हो, चुंबक का एस पोल हो, तो एन और एस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। यानी कि आकर्षण से हमें नहीं कह सकते कि ये वाला जो नमूने हमने जो भी नमूना लिया है कि वो चुंबक है या लोहा है। हाँ, अगर प्रतिकर्षण हो जाए मतलब तो समझ आना कि वहाँ पे प्रतिकर्षण तो तभी होगा कि जैसे मान लो हमने एन पोल ले रखा है और उसके पास दूसरा एन पोल आएगा, तभी प्रतिकर्षण होगा। दूसरा एन पोल आएगा मतलब फिर ये चुंबक का काम हो गया। तो अगर आपको विभेद करना है कि चुंबक व लोहे में विभेद का सही प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी कि प्रतिकर्षण से ही आप सही पहचान पाओगे कि जो नमूने हमने ले रखे हैं वो चुंबक हैं या फिर लोहा है। अगला कैरेक्टर 11वां कैरेक्टर है प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई। हाँ, प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आगे बार बार हमें काम में आती रहेगी। प्रभावी लंबाई की बात करते हैं। देखो ये हमने लिया छड़ चुंबक, ये इसका एन पोल हो गया और ये इसका एस पोल हो गया। देखो बेटा जी, ये एन पोल और एस पोल होते हैं ना छड़ चुंबक के, बिल्कुल यूँ सिरे पे नहीं होते, सिरे से थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो थोड़ा सा अंदर एन पोल को थोड़ा सा अंदर बना दिया, एस पोल को थोड़ा सा अंदर बना दिया। अब ये छड़ चुंबक है, इसकी जो टोटल लेंथ होगी, यानी कि इस वाले सिरे से लेके इस वाले सिरे तक, तो टोटल लेंथ को कहा जाएगा ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई, ये लो टोटल लेंथ क्या होगी, ज्यामितीय लंबाई। अब एन पोल थोड़ा सा अंदर है तो ये लो सा एन पोल, एस पोल थोड़ा सा अंदर है तो ये ले लिया एस पोल। अब एन पोल और एस पोल के बीच की जो दूरी होगी उसको कहा जाएगा प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई या फिर यूँ कहें कि प्रभावकारी लंबाई। प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई, यानी कि इसको डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे, किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, और सीधी दूरी को हमें विस्थापन भी कह सकते हैं। सीधी दूरी जिसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन भी कहा जाएगा। तो किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी को प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। ध्रुवों के बीच की दूरी देखनी बेटा जी, आपको टोटल लेंथ नहीं देखनी, छड़ चुंबक की लेंथ नहीं देखनी है आपको। टोटल लेंथ को तो कहेंगे ज्यामितीय लंबाई। और इसके ध्रुव थोड़ा सा अंदर स्थित होते हैं, एन पोल भी थोड़ा सा अंदर होगा, एस पोल भी थोड़ा सा अंदर होगा। तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी या फिर जिसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन, इसको कहा जाएगा प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई। अब इस स्थिति में अगर दोनों के बीच में रिलेशन देखें, हम दोनों के बीच में रिलेशन देखें कि प्रभावी लंबाई भी और ज्यामितीय लंबाई में क्या रिलेशन होता है। तो जो प्रभावी लंबाई होती है, प्रभावी लंबाई ये होती है 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई।
ज्यामितीय लंबाई। यानी कि जो प्रभावी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुणा होती है। प्रभावी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुणा होती है। 5/6 गुणा मतलब एक से थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि जो प्रभावी लंबाई होगी वो ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम होगी। देखो यहाँ से ये टोटल ज्यामितीय लंबाई होगी और प्रभावी लंबाई थोड़ी सी कम है इससे, क्योंकि एन पोल और एस पोल थोड़ा सा अंदर स्थित है, तो ये होगी प्रभावी लंबाई। अब इसको कहें कि ये जो प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई, और दूसरी होगी ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। कौन ज़्यादा है इसमें से? ये ज्यामितीय लंबाई अधिक है। कितनी सी अधिक है? थोड़ी सी अधिक है, यानी कि टीनी सी अधिक है, टीनी सी अधिक है। जो ज्यामितीय लंबाई है वो प्रभावी लंबाई से टीनी सी बोले तो थोड़ी सी अधिक होती है, या फिर यूँ कहें कि प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम होती है। ज्यामितीय लंबाई तो प्रभावी लंबाई से थोड़ी सी अधिक है, या फिर यूँ कहें कि जो प्रभावी लंबाई है वो ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम होती है। भाई ज्यामितीय लंबाई थोड़ी सी अधिक है तो प्रभावी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई। इसमें रिलेशन को ध्यान रखना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप प्रभावी लंबाई निकालो तो प्रभावी लंबाई में मैंने बोला था सीधी दूरी, सीधी दूरी, यानी कि छठचुंबक के एन पोल और एस पोल के बीच की सीधी दूरी बोले तो विस्थापन, इसका ध्यान रखना। जबकि ज्यामितीय लंबाई होगी ना वो टोटल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ से जैसे मान लो मैंने छठचुंबक को यूँ कर दिया, ये लो, ये ऐसे हो गया, ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। अब यहाँ से अगर आपको ज्यामितीय लंबाई देखनी है तो ये लो टोटल लेंथ, ये ज्यामितीय लंबाई हो जाएगी, ये लो, ये क्या हो जाएगी? ज्यामितीय लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रभावी लंबाई देखना है तो किसी छठचुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, तो ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया, तो ये वाली क्या हो जाएगी? प्रभावी लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रभावी लंबाई, और ये हो जाएगी ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ये होगी। अब देखो अगली बात, नोट डाल के बात करें। हमने पढ़ा प्रभावी लंबाई क्या है? छठचुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, जिसको क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि प्रभावी लंबाई भी क्या हो गई? प्रभावी लंबाई क्या हो गई? सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो प्रभावी लंबाई की जो दिशा होती है वो होती है एस पोल टू एन पोल। प्रभावी लंबाई की दिशा होती है एस पोल से एन पोल की ओर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।